हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए और आप लोगों के क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार मैसेज करके। बेटा, बहुत सारे बच्चों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, उन सबका आंसर मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। सबसे पहली बात, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आप लोगों की बहुत टाइम बाद आई है, एज यू नो। और ये वाला जो पैटर्न है ये सिर्फ पीजीटी में अपनाया गया था, मतलब टीचिंग एग्जाम्स की मैं बात कर रही हूँ अभी। तो आप लोगों ने कभी भी ये वाले पैटर्न पर एग्जाम दिया ही नहीं है। जिन बच्चों का एस्टेट नहीं था तो उन्होंने पीजीटी भी नहीं दिया, तो उन बच्चों को ये पैटर्न का कोई अंदाजा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी बेटा, आप लोगों को जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये बनने जा रहे हैं ना, तो आप लोगों से इतनी तो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि आप खुद से वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और खुद से अपना जो प्रोसीजर है वो देख सकते हैं। बट जिसने नहीं देखा है फिर भी मैं एक बार ही बता देती हूँ। बेटा, एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। देन सब्जेक्टिव होगा और फिर होगा आप लोगों का इंटरव्यू, ठीक है। मेनली ये वाला जो होता है ऑब्जेक्टिव उन सब्जेक्ट का होता है जिनमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है और कैंडिडेट्स वो और सीट्स कम होती है। तो कॉमर्स में ऑब्जेक्टिव होगा क्योंकि काफी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। देखो, एग्जाम की कोई भी प्रोसेस हल्की नहीं होती है। अगर आप यूं सोच रहे हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव तो कर लूंगा, मैं तो सब्जेक्टिव की चिंता है, तो अभी से सब्जेक्टिव की चिंता करना बिल्कुल गलत है, ठीक है। अभी पहले आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करें। देखो बच्चों, हर टीचर ना अपने अकॉर्डिंग चीजें करवाता है, अपने अकॉर्डिंग हर कोई बताता है। जितना एक्सपीरियंस से मैंने चीजों को देखा है, हमेशा से आज तक बच्चों की कॉलेज में इवेल्युएट किया है नोटबुक्स को, ठीक है। उस एंगल से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ना सिर्फ बच्चों का कॉलेज में, बल्कि आप लोगों के पीजीटी में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। देखो बच्चों, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि मेरे पास कम बच्चे थे, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे। एज यू नो कि मेरा प्लेटफॉर्म अभी बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, छोटा सा ही है। तो मेरे पास जो कैंडिडेट थे, जो पार्ट लेने वाले कैंडिडेट थे, वो भी कम ही थे। तो 20 to 22 कैंडिडेट थे मेरे पास, उसमें से 11 सिलेक्शंस है, 11 12 इतने हैं। तो आप लोग ये देखो, जो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, अगर वो 5 या 7 सिलेक्शन दिखा रहा है तो रेशियो वेरी करता है, ठीक है। तो मैं इतना कह रही हूँ कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, मेरे बच्चों की भी मेहनत थी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो ट्रस्ट बिल्ड करके आए थे, जिन्होंने शुरू से लेकर एंड तक काम किया है। देखो बच्चों, हर कोई ना, जो भी बच्चा प्रिपेयर करेगा ना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम या पीजीटी के लिए, सबसे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी बच्चा प्रिपेयर करेगा ना, ये तो बात समझ लो कि कोई भी फॉर्म डालने वाला बच्चा, जो भी प्रिपेयर करने वाला बच्चा है, वो हर कोई यही चाहता है कि उसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग जाए, ठीक है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये चाहता हो कि मैंने तो फॉर्म डाला है और जी मैं पहला ही प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव में फेल हो जाऊं या सब्जेक्टिव में फेल हो जाऊं, ठीक है। हर एक बच्चा चाहता है कि वो एपी लगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो रिक्रूटमेंट है उसमें प्रोसीजर्स को क्वालिफाई करे, ठीक है। तो अब क्या अंतर होगा बच्चों का, देखो बच्चों, देखो, क्योंकि प्रोसीजर नया है तो आप लोगों को बेशक से आप लोगों को कंटेंट में गाइडेंस नहीं चाहिए, पर वैसे प्रोसीजर में गाइडेंस चाहिए होती है, क्योंकि आप लोगों का ये जो प्रोसीजर है वो भी नया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव में क्या चीजें ध्यान रखनी है, सब्जेक्टिव में क्या रखनी है, इंटरव्यू में क्या रखनी है, वो सारी चीजें पहले तो पहला पड़ाव है। अगर आपने वो पार नहीं करा तो सब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप लोगों को सब्जेक्टिव के बारे में अभी नहीं सोचना है। देखो, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ फियर से। हर एक खेल, आधा खेल यहीं बिगड़ जाता है। बहुत सारे बच्चे तो ये प्रोसीजर को देखकर ही डर रहे होंगे कि मैम सब आज पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर सब्जेक्टिव है, फिर इंटरव्यू है, ठीक है। तो पहले तो फियरलेस रहना है। क्यों? देखो बेटा, एक होता है फियर और एक होता है आपकी नाकामी का डर।
क्या है मैं बताती हूँ। देखो बेटा, एक तो आप लोगों को जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना, या फिर कई बार क्या होता है, हमारा विश्वास इसलिए भी डगमगाने लगता है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स या फिर यूं कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत टाइम लगेगा। मेरी बात समझ लो, असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आप लोगों का पहले एपीआई स्कोर के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड होता था वो नहीं है इस बार, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है। दूसरी बात, एज अ टीचर मैं आप लोगों को सलाह दे रही हूँ यहाँ पे। अभी मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, नहीं बताऊंगी, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि अभी जो ऐसा बच्चा जो मुझे देख रहा है, जिसको सिर्फ प्रिपेयर करना है, मुझसे नहीं करना, फिर भी उसके लिए ये चीजें यूजफुल रहे। देखो बेटा, मुझे दूसरों का नहीं पता, बट पहले मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? तो मेरा पहला काम, मुझे ये लगता है कि मुझे पहले अच्छे से बच्चों को गाइड करना चाहिए। फिर ये आपकी मर्जी है कि आप मेरी तरफ आना चाहते हैं, मेरे कोर्सेज की तरफ, या फिर खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो मैं रियल में पहले तुम्हें चीजें बताऊंगी, ठीक है बेटा? आज जो बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे पास है, जितनों ने भी मुझसे बात करी है, जितने भी आज तक मैंने जो समझा है और जाना है, तो देखो आप कितने भी बच्चे हो, लेकिन मार्केट के कुछ पार्ट तो मतलब टारगेटेड होते हैं, कुछ पार्ट तो वही उसी एरिया से आप लोगों आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उस इवेल्युएशन के बेस पर आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि आज हर एक स्टूडेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट डरा हुआ है कि मैम इतना ज्यादा प्रोसेसर, डरा इन द सेंस सबको ना डरना नहीं कहूंगी मैं इसको, हर कोई जद्दोजहद में है कि भाई कैसे इस प्रोसीजर को कंप्लीट करें, कैसे ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करें, कैसे सब्जेक्टिव के लिए, और कैसे आगे चले। दूसरी बात ये, एक बच्चा होता है जो एक टीचर की सुनता है, एक बंदे की सुनता है, और एक बच्चा होता है मैं यहां से भी ज्ञान लपेट लूं, मैं यहां से भी लपेट लूं, ठीक है? मैं अक्सर बच्चों को बोलती हूँ कि देखो, जब आप भगवान जी की भी पूजा करते हैं तो एक टाइम में, एक बार में एक ही भगवान जी के सामने अपना माथा स्पर्श करते हैं और उन्हीं के सामने झुकते हैं, ठीक है? उनका बहुत सारे रूप है। ऐसे ही मैं कहूंगी, हर एक टीचर की अपनी टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है वो अलग हो सकती है, बट हर एक टीचर का मोटिव एक ही होता है कि अपने स्टूडेंट, जितने भी उससे स्टूडेंट जुड़े हैं, उनकी कामयाबी हो, ठीक है? तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि किसी को भी चुने, मुझे चुने, किसी अदर टीचर को चुने, बट एक ही टीचर। अपने टीचर का डिसरिस्पेक्ट ना करे किसी और की सुन के। देखो, अगर आपके टीचर ने कुछ चीज प्रोवाइड नहीं करवाया है और वो आप अलग प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं तो इट्स फाइन, इट्स ओके। लेकिन अगर आप गाइडेंस के उसके लिए सोच रहे हैं कि इधर की भी सुन लो, इधर की भी सुन लो, आप ना इधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। सबसे पहली बात तो एक टीचर को चुनो, चाहे किसी को भी चुन लिया, फिर क्योंकि गाइडेंस की जरूरत बेटा आपको इस वैकेंसी में पड़ने वाली है। अगर, क्योंकि आप लोगों का 11 आपका एचपीएससी ना पीजीटी कोर्स में भी, पीजीटी लेवल पर भी ना 11-12 का सिलेबस नहीं देता है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे होते एनवीएस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे होते केवीएस, ईएमआरएस, तो मैं बोलती बेटा 11-12 की बुक को मत छोड़ना, आराम से बहुत अच्छे से पढ़ो एनसीईआरटी को, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक होगा। इवन थोड़ा बहुत हम लोग जो अपर लेवल का आता है वो करवा देते हैं, लेकिन आप लोग जा रहे हैं एचपीएससी 11-12 का लेवल का पेपर कभी नहीं देता है, पीजीटी लेवल पर नहीं देता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का देखो सिलेबस नहीं आया है, बट मैं अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कह रही हूँ कि जो एचपीएससी का पुराना सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने कोर्स में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए हैं। बच्चों को, जो नए बच्चे मुझसे जुड़े हैं, उसके काफी डाउट है उनके, तो वो उनके लिए मैं अलग से अपनी ऐप में एक वीडियो डाल दूंगी, ऑडियो, ठीक है? देखो, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को टारगेट करना है, ऑब्जेक्टिव को, कि ऑब्जेक्टिव निकलेगा तभी सब्जेक्टिव, ठीक है? पहले ऑब्जेक्टिव। अब बहुत सारे बच्चे ना मुझसे फोन करके ये पूछ रहे हैं कि मैम आपका कोर्स अवेलेबल है हिंदी या इंग्लिश में? दोनों में। देखो, दूर के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है। पहली बात, ऑब्जेक्टिव में तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना बीकॉम में या एमकॉम में ना अपनी जो कॉपीज लिखी थी वो ना हिंदी में लिखी थी, तो आज जब वो सब्जेक्टिव लिखने जा रहे हैं तो उनके अंदर ये डर आ गया अचानक से कि मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा। बेटा देखो, मैं ये नहीं कह रही कोई भी लैंग्वेज गलत है, बट आप लोग सोचो, अगर आपके हाथ में कोई चीज होती और आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते, आपके सामने कल इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा आएगा, हिंदी मीडियम का भी बच्चा आएगा, हर एक मीडियम के बच्चे आएंगे, और आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो क्या आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं उस पोस्ट के लिए? बताओ मुझे। देखो, मेरे बहुत सारे पीजीटी में बच्चों ने, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट थे जिन्होंने काफी अच्छे से प्रिपेयर करा था, काफी अच्छे से उनकी कॉपीज भी थी, काफी अच्छी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चे अच्छी होने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हुए। देखो, बल्कि मैं तो, अगर हिंदी मीडियम का भी मेरे लिए जो आप लोगों का
कंटेंट बनवाना वो बहुत मुश्किल नहीं है। एक वीक में मैं हिंदी मीडियम का भी कंटेंट बनवा दूंगी, लेकिन जिसमें आप लोगों का फ्यूचर खतरे में, मैं वो चीज कभी नहीं करवाऊंगी। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी राय देना चाहूंगी, मे भी आप लोगों को गलत लग सकती है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप इंग्लिश मीडियम की तरफ ही जाएं, क्योंकि मैंने पिछली वैकेंसीज में पीजीटी में ये देखा है कि बच्चे, मेरे काफी बच्चे सेलेक्ट हुए, मैंने बताया 11-12, उनमें से 2 बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। आप देख लो, 10 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट हुए हैं, और 2 बच्चे भी वो कैटेगरी वाले हैं, समझ रहे हो, एससी कैटेगरी या अदर कैटेगरीज के बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, बीसीबी या ये सब जनरल कैटेगरी में नहीं है। अब वो मुझे नहीं पता, मे बी मैंने गलत एनालाइज किया हो, पर जहां तक मैंने देखा है ना, तो मैं आप लोगों को, और ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश मीडियम वालों से भी अच्छी कॉपीज लिख रहे थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको, देखो ये मेरी एक राय है कि आप खुद को कमजोर मान रहे हैं, सब्जेक्टिव के टाइम आपकी जो राइटिंग होगी उसमें मैं बता दूंगी कि आप पे क्या कमी है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले भी हैं और लिखते हैं पहली कॉपी, मैं सब्जेक्टिव के टाइम पे आप लोगों की पर्सन टू पर्सन कॉपी चेक करती हूँ। आप जैसे ही मुझे भेजेंगे 1-2 कॉपी, मैं आपको फोन पे बताती हूँ, जैसे पर्सनली, कि बेटा आपने ये गलती करी है, यहाँ पे काम करो। तो वो चीजें मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। आप डरो मत, विश्वास तो करो, ठीक है। पर अभी आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव है माय डियर, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना, और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का भी कोई सवाल नहीं है, तो डरो मत, पहले ऑब्जेक्टिव के लिए करो। अब एचपीएससी ने कोई अभी सिलेबस नहीं दिया, तो पर लेकिन जो पुराना सिलेबस है ना, उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने शुरू करवा दिया था आपका 2 वीक पहले सिलेबस, जिसमें मैंने 2-3 वीक पहले करवाया था, जिसमें मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। एक तो एफएम, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों का, दूसरा मैंने करवाया बिजनेस मैनेजमेंट। बेटा मेरा मानना यह है कि एचपीएससी का सिलेबस कुछ भी आए, बट ये दोनों सब्जेक्ट तो आएंगे ही, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बीएम उनका फेवरेट होता है, ठीक है। एचपीएससी कभी भी ना तो एफएम को काटेगी, ना बीएम को काटेगी, ना तो बिजनेस मैनेजमेंट को कट करेगी, ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन सा वाला, जैसे ये वाला आप लोगों का, जिसमें आप लिवरेज, वर्किंग कैपिटल, जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल वर्सिंग, ये सब पढ़ते हैं। मैंने ना, अब बहुत सारे बच्चे जो आ रहे हैं, देखो मेरा टारगेट ना आप लोगों को भर भर के पीडीएफ देना कतई नहीं है। आप लोग पीडीएफ खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारे आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिलेक्टेड कंटेंट दूंगी जो एग्जाम टारगेट करता है। अगर आपको विश्वास हो तो आना, अगर आपको लगे मैम तो कंटेंट कम दे रही है, तो आप लोगों के पास मैं भर के, अगर आपको नहीं पता ना, तो लाइब्रेरीज के एड्रेस मैं आप लोगों को दे दूंगी, और आप जाना, और एक ही टॉपिक के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी होंगी, और आप आराम से 3-4 साल 5 साल बैठ के तैयारी करना। अगर आप चाहते हैं ना, देखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटेलिजेंट होना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ना। ध्यान रखना, मेरे बहुत सारे बच्चे जो काफी इंटेलिजेंट थे वो रह गए हैं, बल्कि जो मीडियोकर बच्चा था जिसने सेम कंटेंट को बार बार पढ़ा, जिसने विश्वास करा मेरे ऊपर, अपने ऊपर और परम पिता परमात्मा के ऊपर, तो वो अपनी जर्नी को पार कर गया और वो सिलेक्शन ले गया। तो मैं यही कहूंगी, मुझ पे ना सही, खुद पे और उस भगवान जी पे विश्वास करना, और लिमिटेड कंटेंट को बार बार पढ़ना, ठीक है। तो मैंने एफएम और बीएम कंप्लीट करवा दिया है बच्चा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए जब तक मैंने सोचा है, अब मैं आप लोगों का मार्केटिंग करवा रही हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ना जो कोर्स में ले रहे हैं या सर्च कर रहे हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें ना समझ नहीं आ रहा, आपने 1-2 वीडियो मार्केटिंग की डाल रखी है, एक आधी और की भी, तो सिलेबस अभी कौन सा चल रहा है, उसके लिए मैं ऑडियो बनाऊंगी वैसे, लेकिन अभी भी आपको बता रही हूँ क्यों चल रहा है बेटा वो। जैसे मैं मार्केटिंग की मैंने क्लास ली, तो दूसरी क्लास जब मेरा लेने का मन करता है ना, तो सेम सब्जेक्ट का नहीं लेने का मन करता, आप लोगों को भी लगता होगा। फिर दूसरी बात, मेरा मन की छोड़ो, क्वालिटी भी घट जाती है। अगर हम सेम सब्जेक्ट की दोबारा वीडियो बनाते हैं ना दूसरे टॉपिक पे, तो थोड़ा सा ना एफिशिएंसी लेवल घट जाता है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, 2 सब्जेक्ट को ले रही हूँ साथ में, तो इकोनॉमिक्स की बनाई, एक मार्केटिंग की बनाई, ताकि थोड़ा सा मेरा भी, मैं अच्छा अपना बेस्ट दे पाऊं। बेटा मैं आप लोगों को हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। दूसरी बात, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में ही ना क्या करा है, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स में ही आप लोगों के लिए जो मेरे पीजीटी में सिलेक्ट हुए हैं ना बच्चे, ठीक है, आप लोग खुद देखना, जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ना कि हिंदी मीडियम वाले 2 बच्चे हैं, बाकी आप लोगों को इंग्लिश मीडियम वाले मिलेंगे,
तो मैंने ना जितने भी मेरे सिलेक्टिव बच्चे हैं उनकी कॉपीज डाली है, ताकि आप लोग ना एनालाइज भी कर सकोगे सब्जेक्टिव के टाइम में कि आप लोगों को एग्जैक्टली कैसे लिखना है। समझ रहे हो? मैं तो हेल्प करूंगी, बल्कि जो सिलेक्टिव बच्चे हैं उनकी कॉपीज भी हेल्प करेंगे। तो अगर आप मेरे कोर्सेज की तरफ आते हैं तो आप वो चीज भी देख सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम डिस्काउंट दे दीजिए। देखो बच्चों, आप लोगों का जो कोर्स फीस है ना 7,000 है। हालांकि मैंने आप लोगों से बोला था कि नोटिफिकेशन के बाद मैं ये फीस 7,000 कर दूंगी, अभी अवेलेबल है 5,000 में। ठीक है, हालांकि मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, मैंने बोला था आफ्टर नोटिफिकेशन 7,000 कर दूंगी, बट फिर भी बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट है कि मैम प्लीज मत करो, तो मैंने नहीं किया। तो 5,000 में अवेलेबल है। अब इससे कम डिस्काउंट नहीं करूंगी मैं, इससे मतलब ये लगा लो ये मेरी लास्ट फीस है, इससे ज्यादा मैं डिस्काउंट नहीं करने वाली हूँ। दूसरी बात बेटा, मेरा मकसद ना बल्क में बच्चों को लेकर और उन पे ध्यान ना देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ बेशक से मेरे पास 20 बच्चे ही हो, बट मैं उन्हें पर्सन टू पर्सन आराम से उनको गाइड कर पाऊं। ठीक है, भगवान का दिया सब कुछ है मेरा वो सेल्स वाला कोई वो नहीं है। हाँ, मैं काम करती हूँ और ईमानदारी से करती रहूंगी, ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई पर्पज नहीं है कि मैं करके इस पर डिस्काउंट और बल्क में बच्चे भर लूं, फिर तू कौन और मैं कौन और रिकॉर्डेड क्लासेस चलने दो। ऐसा नहीं है। मैं सब्जेक्टिव के टाइम बच्चों को गाइड भी करना, जब मैं उतना काम कर ही नहीं पाऊंगी तो फिर लेने से कोई बेनिफिट बनता नहीं है। समझ रहे हो? मुझे आप लोगों के ऊपर देखो, ऑब्जेक्टिव में तो मे भी आप लोग रिकॉर्डेड में रहोगे, लेकिन सब्जेक्टिव में तो मेरे को आपकी नोटबुक भी चेक करनी है, आपको कॉल पे टाइम भी देना है, तो मैं कैसे दे पाऊंगी? फिर इंटरव्यू के टाइम भी मुझे पूरा टाइम देना होता है, फिर वो हेक्टिक हो जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं कम फीस करके बल्क में बच्चे बिल्कुल नहीं भरना चाहती। जो क्रीम है, कम बच्चे हैं, बट एक बात और, अगर आप लोगों को यूं लगे ना मतलब सिलेबस में मैम ये तो कंटेंट कम है, तो बेटा सबसे पहली बात ये आपको लग सकता है मेरे कोर्सेज में, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देती हूँ। आप लोग दूसरे कोर्सेज से कंपैरिजन करेंगे, मे भी आप लोगों को कंटेंट कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि अदर्स ना मैंने देखे हैं बहुत सारी पीडीएफ दे देते हैं और फिर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट ढूंढते रहते हैं। मेरे कोर्सेज में मैं इंपॉर्टेंट खुद बता देती हूँ और इंपॉर्टेंट को कराती हूँ। ठीक है, एफएम का कराने का तरीका मेरा बिल्कुल अलग था, आप लोगों को दिखेगा भी मेरे कोर्स में। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को फिर टॉपिक वाइज भी, इसी के अंदर टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैं दूंगी, ठीक है, फिर मॉक भी दूंगी, सारी चीजें प्रैक्टिस इसके अंदर। ठीक है, एक बार फीस ले ली उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है। अगर ऑफलाइन आओगे तो अलग बात है, इंटरव्यू के टाइम देखेंगे वो ऑफलाइन के चार्जेस होते हैं, बाकी ऑनलाइन के कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो ऑफलाइन अगर आप प्रिपेयर करना आना चाहोगे तो होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात, अभी आप लोगों को जो अप्रोच रखनी है ना, सबसे पहली बात ना बेटा, हमारा जो दिल है ना उसको पागल बना के रखना पड़ता है। दिल और दिमाग को क्या करना पड़ता है? अभी ये सोचो सिर्फ हमारा ना ऑब्जेक्टिव होना है और कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि सच में ये पड़ाव पहले ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव तो बाद में है भाई, पहले ऑब्जेक्टिव है। जो बच्चे जो आपको ये बोल रहे हैं ना पहले सब्जेक्टिव की करो, भाई मत करो, अभी नहीं। जब आप लोगों को ये लगेगा ना कि ये तो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, अभी नहीं होने वाला प्री, हम लोग ना बहुत टाइम है, तब हम करते हैं। देखो जो एचसीएस और यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चे, तो एचसीएस और यूपीएससी वाले भी क्या करते हैं, पहले प्री और मेंस के एक साथ कर रहे हैं। जब प्री जैसे ही नजदीक आता है तो विद इन मंथ के लिए वो क्या करने लगते हैं, प्री की प्रिपेयर करने लगते हैं ओनली। ठीक है, तो आप लोगों को भी वही स्ट्रेटेजी रखनी है, क्योंकि आप लोगों का भरोसा नहीं है। अभी पॉलिटिकल इशू के कारण ये आए हैं, आप लोगों को पता है वोटिंग सिस्टम। तो अगर आपको प्री ले लिया ना तो आप तैयार नहीं है, तो पहले प्री को दिमाग में रखें, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखें। पहले सिलेबस को कवर करना है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, फिर देखेंगे सब्जेक्ट को। मैं हूं आपके साथ, ठीक है, आप चिंता ना करें। आपकी जो कॉपी है उसके अकॉर्डिंग चीजें करवा दी जाएगी। चिंता नहीं करनी है आप लोगों को कि सब्जेक्टिव में क्या, इंटरव्यू में क्या, हाय मुझे तो डर लगता है, मैं तो कभी गया ही नहीं, मैंने तो दिया ही नहीं। ये सारी चीजें नहीं करनी है। हर एक बच्चा नया होता है, पहले सीखते हैं फिर आगे अपने आप हो जाएगा सारी चीजें। अभी ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों के पास लिमिटेड टाइम है वो डरे नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे, मैम मेरे पास तो ना लिमिटेड टाइम है, मैं तो जॉब करती हूँ, ये करती हूँ, ठीक है, फिर मेरे पास नहीं मिल पाता। बेटा लिमिटेड टाइम होता है ना, तो बस आप लोगों का इधर उधर दिमाग भागेगा ही नहीं, आप सिर्फ फोकस करोगे पढ़ाई पे। दूसरी बात, आधे बच्चे ना मुझसे पढ़ने से पहले मेरे पहले स्टूडेंट भी नहीं रहे हैं और पढ़े भी नहीं है, मेरे कोर्सेज में भी नहीं है मुझे फोन करके रैंडमली पूछते हैं कि मैम मेरा हो जाएगा ना। बेटा मैं कैसे बताऊं, नहीं बता सकती ना मैं, क्योंकि ना तो मैं आपको जानती हूँ अभी, ना मैं आप मुझसे पढ़े हो, मैं कैसे बताऊं? मैं क्या आपको ये बोलूंगी कि नहीं होगा? नहीं। आप लोगों को अभिषेक ने एक जो मेरे पीजीटी के एक कैंडिडेट रहे हैं जिनका इंटरव्यू भी डला हुआ है, एज यू नो, देखा भी होगा आप लोगों ने। अभिषेक ने एक बात बोली थी कि डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है,
बल्कि डेडिकेशन से काम करना है। तो डेस्परेट मत हो, उस चीज के लिए काम करो आप। जब आपके दिमाग में ये चीजें आए, मन में ये चीजें हो जाएगा ना मेरा, तब ये बोला करो खुद को, अरे पहले पढ़ ले फिर होएगा। अपने आप को पहले अपनी पढ़ाई में डिवोट कर दो, फिर वो तो उस परमात्मा के हाथ में है। और डेफिनेटली आप लोगों का कर्म फल देता है, चाहे आज नहीं तो कल जरूर देगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। ये सारी चीजें थी जो मैंने बतानी थी। जिन बच्चों को पीजीटी के साथ में प्रिपेयर करनी है, तो अभी टाइम है, आप लोगों का सिलेबस नहीं आया है तो पीजीटी का कर लीजिए अब तब तक। ठीक है, जिस दिन और जिन एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें मैं मॉड्यूलेट करवा दूंगी। अभी मैंने एफएम बीएम कंप्लीट करवा दिया, मार्केटिंग और इकोनॉमिक्स मेरा चला हुआ है, और जल्द ही मैं चीजें अकॉर्डिंगली करवा दूंगी। ठीक है, अगर आप लोगों को यूं लगता है, मैं बता चुकी हूं कि मेरा पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों कोर्स चला हुआ है। अब बता देती हूँ मैं कोर्सेज के बारे में। ठीक है, एचपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों कोर्स चला हुआ है मेरा। दोनों कोर्स की प्राइस अभी 5000 में अवेलेबल है, कोर्स प्राइस 7000 है। ठीक है, वैसे मेरा इससे कम डिस्काउंट करने का कोई सलाह नहीं है मेरी, क्योंकि मैंने बता दिया, मेरा मकसद बल्क में बच्चे भरना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि कम बच्चे रहे बेशक से, बट मैं उन पे ध्यान दे पाऊं, क्योंकि मुझे एचपीएससी पीजीटी में भी कॉपी चेक करनी पड़ेगी, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी, और पर्सनली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चा किसी भी एंगल से उसकी कमियां जो मतलब जिस पे वो काम कर सकता था वो ना सामने आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो इसी वजह से मैं लिमिटेड बच्चे चाहती हूँ, इसलिए मैंने फीस सही रखी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, देखो अपने भगवान जी हम सबके पास है, तो अपना ईमान जिसे बोलते हैं, तो अगर फिर भी किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली कॉल कर ले कि मेरे को तो मैम बिल्कुल ही प्रॉब्लम है, मेरे पास तो सच में ही पैसों की ये चीजें हैं, तो फिर मैं थोड़ा बहुत कर लूंगी। वरना तो मेरा कोई इरादा नहीं है बेटा इससे ज्यादा डिस्काउंट करने का, क्योंकि देखो अगर आप लोगों की 3 फेजेस की प्रिपरेशन करा रहे हैं और ऑफलाइन जाते हैं तो 25 से 30 लेते हैं आपके आराम से। ऑनलाइन में ही आपको बेनिफिट हो गया है। ठीक है, तो और ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, देखो ये तो फीस एपी के लिए डिजर्व करते हैं, ये तो मुझे लगता है। ठीक है, और दूसरी बात, बस आप लोगों को विश्वास बना के काम करना है। विश्वास ये एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर में भी भगवान जी दिखते हैं हमें। हमारा पूरा जो भारत देश है वो पूरा विश्वास के थ्रू ही जाना जाता है। ठीक है, तो जब वो चीजें हैं तो अपने ऊपर पहले विश्वास बनाए रखें कि मैं कर लूंगा। ठीक है, और मेरी स्ट्रेटेजी सही है, मैं कम पढ़ के कर लूंगा, मैं कम इंटेलिजेंट ही सही, मैं कर लूंगा। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को पढ़ें, बार बार पढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें। अगर एक दिन पहले नेगेटिव भी हुए थे तो अगले दिन फ्रेश मूड से उठें और बोले कि नहीं मैं कर लूंगा, चाहे कितना भी टिपिकल हो मैं कर लूंगा। ठीक है, और आप कर लेंगे अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है। अगर हर दिन अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप क्वेश्चन करते ही रह जाएंगे। ठीक है, विश्वास के साथ काम करना है, पहले ऑब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान देना। जब तक आप लोगों का ये नहीं लग रहा है कि एग्जाम डेट तो अगले साल है, तब तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दो। हाँ, जब अगर एग्जाम डेट आती है, अभी कुछ नहीं भरोसा, तो फिर दोनों की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों को समझाने में थोड़ा समर्थ रही होंगी और आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, मैं हमेशा पॉजिटिविटी में रहना चाहती हूँ और पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट मेरा बच्चा नेगेटिव ना रहे, वो बेशक से प्रयास करके हार जाए, पर प्रयास से पहले ना हारे। मेरा ये ऑब्जेक्ट है। मुझे ये तो नहीं पता कि जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो पीजीटी में मैं चाहती थी जिनका मतलब हो जाएगा, बट लास्ट में रह गए क्योंकि उनकी नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो गई और वो मतलब ऐसे हाथ कांपने लगे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ पॉजिटिविटी को बूस्ट करो अपने अंदर। ये दुनिया ना आप लोगों को ताने भी मारेगी, ये दुनिया सुनाएगी भी आपको, इवन कहेगी अरे इतने साल का हो गया अभी तक पेपर ही दे रहा है। हालांकि अपने पर्सनल लाइफ में वो चाहे कुछ कर रहा हो, चाहे उसका काम कुछ भी हो, चाहे यूं ही नुक्कड़ पे बैठ के चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आपको सुनाने आ जाएगा कि अच्छा अभी तक पेपर ही दे रहा है। तो या तो हंस के छोटा सा मुस्कुराया करो और निकल जाया करो, और फिर भी आपको लगता है कि मुझे जवाब देना चाहिए, तो फिर आपका जो मन करे वो दे दिया करो। बस उसकी बातें को सोच के अपने दिमाग में और अपना पूरा दिन खराब मत किया करो। उसके मुंह पर बोल दो अगर आपको मतलब बाद में वो कहते हैं ना ट्रिगर करती है बातें, तो ट्रिगर करती है तो फिर तभी रिप्लाई कर दो। अगर ट्रिगर नहीं करती है तो फिर मुस्कुरा के आगे बढ़ो कि ये तो भाई इसको तो राम बचाए। ठीक है, तो मतलब लोग अपनी दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से दुखी है। उसको ये डर है कहीं आपका हो ना जाए, इसलिए वो आपको पहले ही आ जाता है डिमोटिवेट करने। समझ रहे हो उसको? हालांकि आपसे डर है कि कल हो ना जाए, कहीं मेरे सिर पे ना बैठे ये।
समझ रहे हो? पर फिर भी वो आपको नेगेटिव क्यों करेगा? ताकि आप खुद से उस चीज को, उस काम को, हथियार को नीचे डाल दो। बट आपको नहीं करना है। आप रोना है तो अपने भगवान जी की आंखों में देखकर फिर रोएं और उनसे पूछें कि क्या है, और अपने कर्म को करते रहें। फिर भी आपका अपने ऐसे से बांटें अपने दुख को जो आपको लगता है कि आपके जैसा है और आपकी चीजों को बाहर नहीं लेके जाएगा। तो उनसे चीजें, ऐसे फ्रेंड, ऐसे दोस्त, ऐसे पार्टनर आप लोगों के पास ज्यादा नहीं, एक दो तो जरूरी होंगे, है ना? तो उनसे ही करें अपना डिस्कशन। और नेगेटिविटी ना सबके सामने आती है, बहुत कॉमन चीज है। और बेटा एक बात याद रखना, जिसको सक्सेस अचानक से मिलती है ना, या फिर मिलती रहती है, उनको जो ये फेलियर है ना, उससे कुछ सीखने को नहीं मिलता। जो फेलियर वाले बच्चे हैं ना, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले पेशेंस रखना सीखेंगे, आगे आप अपनी लाइफ में जरूर अच्छा कर पाएंगे। वो फेलियर सिखाता बहुत कुछ है, समझ रहे हो? जो एक बार में सक्सेस ले गया ना, वो बोलते हैं ना कि एक बार में सक्सेस ले गया, उसको वो कद उसका इतना हो जाता है और वो नीचे वालों को देखता ही नहीं है, बल्कि चींटी को पैर से दबाता हुआ चलता है। लेकिन जिसने फेलियर को देखा, वो हाथ में उठा के चींटी को सॉरी बोलेगा। समझ रहे हो? मतलब वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो आप लोग भी, मैं कहती हूँ, हम्बल रहिए अपनी लाइफ में। अगर आपने एजुकेशन को पाया है और आप टीचिंग में हैं, तो पहले हम्बल रहना सीखें। पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ। बच्चों, आप लोगों ने तो साइकोलॉजी भी पढ़ी है कि चिकनी मिट्टी होती है बच्चा, लाइक दैट। तो आप लोगों को भी पहले हम्बल रहना सीखे। टीचिंग प्रोफेशन में है तो आप, ठीक है, और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा जरूरी कर लेंगे, ये अपने ऊपर विश्वास बना के रखें। एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मुझे लगा होगा आप लोगों को कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक जय सिया राम।